हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। कैसे हैं आप? तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम आपको 11 अप्रैल को देना है और रक्षा एकेडमी भी लगातार अपने वीडियोस की गति बढ़ा रही है। लगातार जो यूजफुल और इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस और टेलीग्राम पर मिल रहा है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमने पंचायती राज के अर्थ एवं उद्भव पर चर्चा की थी, उसका इतिहास देखा था, ये जाना था कि पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि पंचायती राज को अभी किस सूची में रखा गया है। जो अनुसूची 7 है उसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है, जिसमें से पंचायती राज को हमने राज्य सूची में रखा है। इसके अलावा 1999 में द्वैध शासन आया था। द्वैध शासन में पंचायती राज को हस्तांतरित विषयों या हस्तांतरित सूची में रखा गया था। और भी काफी सारी बातें देखी थी। आप कल के वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। कल के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और ऐसे ही आप पढ़ते जाएं। इसके बाद पंचायती राज को हम तब छोड़ेंगे जब इसके पूरे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे, यानी कि एक भी फैक्ट, एक भी क्वेश्चन आपका पंचायती राज का इनमें से बाहर नहीं जाएगा। अगर 3 से 4 प्रश्न आते हैं तो निश्चित ही आप वो सही करके आने वाले हो। अब आज जो हमें चर्चा करनी है वो प्रमुख समितियों पर बात करनी है। आज हमें किस पर बात करनी है? प्रमुख समितियों पर बात करनी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या संविधान लागू होने के बाद 2 कार्यक्रम चलाए गए। पहला कार्यक्रम क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम था और दूसरा था राष्ट्रीय साविस्तार योजना। ये अपने उद्देश्यों में जिसके लिए ये चलाए गए थे, किस हद तक सफल हुए, इसके लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ये समिति किसने गठित की? ये समिति योजना आयोग द्वारा 1957 में गठित की गई। कब गठित की गई थी? 1957 में गठित की गई थी। इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई, किसके द्वारा गठित की गई। ऐसे जो प्रश्न रहेंगे वो हम सारे प्रश्न देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले ही प्रश्नों की प्रवृत्ति जान ले, आपको एग्जाम हॉल में कोई भी प्रश्न ऐसा ना लगे कि प्रश्न एकदम नया है, तो आप लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। आपको बलवंत राय मेहता और बलवंत सिंह मेहता में अभी अंतर समझ में नहीं आएगा। अभी आप बलवंत राय मेहता या बलवंत मेहता समिति आप पढ़ लोगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और यह प्रश्न आएगा, आपको वहां बलवंत राय मेहता भी ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां बलवंत सिंह मेहता भी ऑप्शन दिखेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक चीज याद रख लो, बलवंत सिंह मेहता का संबंध राजस्थान से था और राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो सदस्य थे। बलवंत सिंह मेहता की बात कर रहा हूं मैं। और अगर बात करें बलवंत राय मेहता की, तो ये गुजरात के बाद में मुख्यमंत्री बने। पहले क्या थे? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे गुजरात। यानी कि बलवंत राय मेहता का संबंध गुजरात से है और बलवंत सिंह मेहता का संबंध कहां से है? राजस्थान से। तो बलवंत राय मेहता और बलवंत सिंह मेहता में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पंचायती राज की बात आती है तो बलवंत राय मेहता ही आएगा, बलवंत सिंह मेहता बिल्कुल भी नहीं आएगा। बलवंत सिंह मेहता से ये पूछा गया, इनकी अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, इनसे पूछा गया कि ये जो कार्यक्रम चलाए गए थे गांवों के विकास के लिए, ये किस हद तक अपने उद्देश्यों में सफल हुए। इन्होंने सीधा सा उत्तर दिया, ये पूरी तरह से असफल रहे। ये क्या रहे? पूरी तरह से असफल रहे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय साविस्तार योजना पूरी तरह से असफल रहने का रीजन क्या था? क्योंकि इसमें शासन का हस्तक्षेप, इसमें शासन का हस्तक्षेप इतना ज्यादा था शासन प्रशासन का कि जन सहभागिता जिसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे, गांव के विकास जिसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे, नाम और निशान नहीं था। दूर दूर तक जनता की सहभागिता तो नजर आ ही नहीं रही थी। फिर इसके लिए इन्होंने एक सुझाव भी दिया, यदि आप चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं बने, जितने भी निर्णय लिए जाए वो सही तरीके से शासन ले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लोकतंत्र को फैलाना पड़ेगा। यानी कि लोकतंत्र जो दिल्ली की, भारत की देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रित है, उसको आपको हर जगह फैलाना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने एक शब्द का यूज किया, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, या बोलेंगे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। यानी कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के जनक कौन माने जाते हैं? लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के जनक माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। यह शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? यह शब्द सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने यूज किया। इन्होंने यह सलाह दी कि यदि हम दिल्ली से, केंद्र जो शासन दिल्ली में केंद्रित है, वहां से हटा के गांव के लेवल पर, जमीनी लेवल पर ले आएंगे, तो शायद जो योजनाएं बन रही हैं, शायद जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल हो पाएंगे और क्या होगा? गांव का विकास हो पाएगा। अब
राय मेहता समिति के जो उद्देश्य थे और जो चीजें लिखी हुई हैं उन पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन कार्यक्रमों को कैसे बेहतर बनाया जाए। वही चीज बोली ना कि इनको समीक्षा करनी थी, ये जांच करना था, मूल्यांकन करना था कि जो कार्यक्रम दो चलाए गए थे, सामुदायिक और राष्ट्रीय विस्तार योजना, ये सफल रहे या नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए 1957, कब 1957 में एक समिति गठित की गई जिसको क्या बोला गया, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसको क्या बोला गया, बलवंत राय मेहता समिति। और इन्होंने समीक्षा भी वही दी जो मैंने बताया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जन सहभागिता की कमी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या है, जन सहभागिता की कमी है, यानी शासन और प्रशासन का हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज्यादा है। अब इन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी। एक सिफारिश जो पंचायती राज सुनते ही साथ आपके दिमाग में त्रिस्तरीय मॉडल आ जाता है। त्रिस्तरीय मॉडल सबसे पहले किसने दिया, त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज में सबसे पहले बलवंत राय मेहता के द्वारा दी गई। पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितने ऑब्जेक्टिव्स, जितने फैक्ट दूंगा, बस वही देख लेना, इसी की वीडियो देख लेना, इतना मोर देन सफिशिएंट है। आपके साथ दिक्कत क्या होती है कि आपको जो दिया जा रहा है आपको वो कम लगता है, जबकि अगर जितना दे दिया उतना भी पूछ लिया जाए तो भी आपसे नहीं बनने वाला। जितना आपको दिया गया है अगर वो भी हम पूछ लेंगे ना कि ये बता दो जितना मैंने पढ़ा दिया, तो वो भी आप कहीं ना कहीं नहीं बता पाओगे, लेकिन जो नहीं है आपको तो वो पढ़ना है। इसी के लिए एक चीज लिखी थी कि जो काबिल होंगे वो रास्ते निकालेंगे, जो नहीं होंगे वो दोष। यानी कि आपके सामने जो चीज है आप उसको पढ़ लीजिए, अगर आप काबिल हैं तो आपके सामने जो है आपके लिए वही बहुत ज्यादा, उसी से आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो। और जो काबिल नहीं होंगे वो दोष निकालेंगे, यानी कि वो एक्सक्यूज देते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, आपने ये प्रोवाइड नहीं कराया, ये नोट्स नहीं है, ये किताब नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा, बस जितना है पहले उतना सामने से पढ़ते चलो आप, है ना। तो इसको याद रखिएगा, जो काबिल है वो रास्ते निकालेंगे, जो नहीं है वो क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे दोष। सिफारिशें देखते हैं, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। इन्होंने कैसी सिफारिश की, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। त्रिस्तरीय यानी व्यवस्था 3 स्तरों में विभाजित करना। त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी कि व्यवस्था को 3 स्तरों में विभाजित करना, पहले जिला स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर या ग्राम स्तर पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे निचले स्तर पर ग्राम, गांव में क्या होगी, गांव पंचायत होगी या ग्राम पंचायत होगी। इसके बाद फिर क्या आएगा, फिर आएगी समितियां, कौन सी, मंडल समिति, या फिर बोलेंगे इसको मध्यवर्ती स्तर। इसमें क्या होगा, प्रखंड समितियां। मध्यवर्ती स्तर पर क्या होंगी, प्रखंड समितियां। और सबसे लास्ट में आएगा जिला स्तर। जिला स्तर में क्या होगी, जिला परिषद होगा। इन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल दिया। त्रिस्तरीय मॉडल, आप इससे भी प्रश्न बन सकता है, त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया, या इन दो मॉडलों के नाम दे देंगे, तीसरे का आपसे पूछ लेंगे। तो जो कथन कारण में प्रश्न बनते हैं तो उस तरह के प्रश्न आपको याद रखने हैं। जितना ज्यादा अच्छे से समझेंगे उतनी ज्यादा प्रश्न गलत होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। अगला दिया गया है, पंचायती राज को अनिवार्य शक्तियां सौंपी जाएं। इन्होंने ऐसा बोला कि पंचायती राज को अपंग ना बनाया जाए, जो चीजें हो वो नीचे स्तर से शुरू हो जाए, उनको कुछ ऐसी शक्तियां सौंप दी जाए कि कुछ कार्य वो खुद भी कर पाए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी को बनाना होगा। जिला परिषद का अध्यक्ष किसको बनाना होगा, जिला अधिकारी को बनाना होगा। यानी जिला अधिकारी किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ये सीधे सीधे कलेक्टर की ओर संकेत कर रहे हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी को बनाना होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यहां विकेंद्री कर लीजिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। एक चीज बार बार रिपीट करने का मतलब यह है, आपको यही रटवा दूंगा मैं, आपको यही रटना है, दोबारा वीडियो को खोलना ही नहीं। आप एक बार अच्छे से रट लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर जाके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। नियोजित कार्यक्रम में जन सहभागिता होना। नियोजित जो कार्यक्रम, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो सिफारिश है इनकी वो उन्हीं कार्यक्रमों के आधार पर है। उन कार्यक्रमों में इनने जो गलतियां देखी उसी के आधार पर कुछ चीजें दी कि नियोजित कार्यक्रम में क्या होना चाहिए, जन सहभागिता होनी चाहिए। नियोजित कार्यक्रम में जन सहभागिता होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इन सिफारिशों को मंजूरी दी गई। वर्ष 1958 द्वारा, वर्ष 1958 में क्या किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इन सिफारिशों को मंजूरी दी गई। एनडीसी,
जो योजना आयोग है वो क्या करेगा, समिति गठित करेगा और उन समितियों की जो सिफारिश होंगी उन पर मंजूरी कौन देगा, उन पर मंजूरी देगा एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इनको हरी झंडी दे दी, इनकी सिफारिशों को बोल दिया कि बिल्कुल सही सिफारिशें हैं, इनको माना जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसी के तुरंत बाद 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 2 अक्टूबर 1961 को पंडित नेहरू ने पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया, उद्घाटन किया या गठन किया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, राजस्थान के नागौर जिले तक तो जाते हो आप, लेकिन बगदरी गांव तक नहीं जाते। काफी सारे लोगों को पता होगा बगदरी ग्राम, काफी सारों को नहीं पता होगा। अगर उन्होंने ये सोच लिया, पेपर सेटर ने, एग्जामिनर को ऐसा लगा कि हम एक बार जांचे कि इन्होंने पंचायती राज किस हद तक पढ़ा है और उन्होंने ये बगदरी गांव दे दिया, उन्होंने ये बोल दिया कि जो बगदरी राजस्थान जिले के नागौर के किस गांव में आ जाएगा, तो आप वहीं कंफ्यूज हो गए ये बगदरी गांव कौन सा है। तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया गया, गठन किया गया। इसके बाद तत्पश्चात 11 अक्टूबर 1959, तत्पश्चात क्या किया गया, 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर, 9 दिन बाद, 2 अक्टूबर को कहां हुआ था, राजस्थान में हुआ था। इसके बाद 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को हुआ, 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के साध नगर विकास खंड में पंचायती राज व्यवस्थाओं को क्या क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 कहां, राजस्थान, 11 अक्टूबर 1959 कहां, आंध्र प्रदेश। और अगर इसके अंदर का पूछ लिया, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में, और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के साध नगर विकास खंड में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया या उद्घाटन किया गया। अब 1960 के बाद की हम बात करें, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, पंचायती राज संस्थाएं क्या हुआ, डगमगाने लगी, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। रीजन क्या था, धन की कमी पड़ रही थी, राजनीतिक चेतना की कमी थी, इसके अलावा गुटबाजी होने लगी थी, यानी कि आंतरिक जो मतभेद थे वो बढ़ने लगे थे। और जब ये चीजें होने लगी तो फिर मोरारजी देसाई की जो सरकार थी 1977 में, दिसंबर 1977 में अशोक मेहता, एक और समिति का गठन किया गया, अशोक मेहता समिति। किस समिति का गठन किया गया, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया मोरारजी देसाई की सरकार में। और इस समिति में कितने सदस्य थे, इस समिति में 13 सदस्य थे। इस समिति में कितने सदस्य थे, 13 सदस्य थे। और 1978 में इन्होंने अपनी केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें कितनी सिफारिशें थी, जिसमें 132 सिफारिशें थी। आप जब तक क्या, कितनी, कौन, इस टाइप के वर्ड यूज नहीं करेंगे, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। जितने ज्यादा आप ऐसे वर्ड यूज करने लग जाएंगे, आप समझ लो एग्जाम के आप पढ़ाई में उतना ज्यादा मन लगा रहे हैं। अशोक मेहता की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, उसमें टोटल 13 सदस्य थे। 1978 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, केंद्र सरकार को सौंप दी। और इसके बाद कितनी उसमें सिफारिशें ली गई, 132 सिफारिशें ली गई। हालांकि इनकी सिफारिशों में कोई वजन नहीं था, इन्होंने ग्राम पंचायतों को ही हटा दिया, इन्होंने द्विस्तरीय मॉडल की बात कर दी, जिसका कोई और छोर ही नहीं था, पता नहीं कैसे करती। इस समिति का उद्देश्य पंचायती राज को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाना था। इधर तो ये बोल रहे थे कि इनको पंचायती राज को क्या करना है, सुदृढ़ और मजबूत बनाना है। और दूसरी लाइन में पढ़ लीजिए क्या लिखा है, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को द्विस्तरीय रूप प्रदान करने की सिफारिश की, अर्थात जिला स्तर पर जिला परिषद और निम्न स्तर पर मंडल पंचायत कई गांवों को मिलाकर होना चाहिए। यानी कि इन्होंने ग्राम पंचायत को खत्म ही कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि जहां 15 से 20 हजार की जनसंख्या है, वहां कई गांव मिलाकर क्या कर दिया जाए, वहां मंडल पंचायत बना दी जाए, मंडल समितियां बना दी जाए, ग्राम पंचायतों की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसे कैसे गांव विकसित होते, ऊपर ही लिखते जा रहे हैं ये कि सुदृढ़ और मजबूत बनाना है, और नीचे दूसरी लाइन में इन्होंने क्या लिख दिया कि जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद कर दो और निम्न स्तर पर मंडल पंचायत कर दो। ऐसा गलत था। ग्राम पंचायतों को समाप्त कर देना चाहिए, मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए और जिला परिषद का चुनाव, क्या जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। और मंडल पंचायत तथा परिषद का जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है,
और दूसरी सिफारिश इन्होंने क्या दी, पंचायती राज ग्रामीण जीवन के व्यवहारिक पहलू को ध्यान में रखते हुए विकास में सहायक होना चाहिए। सारी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने अच्छी अच्छी करी, लेकिन सिफारिशें क्या दी, सिफारिशें कोई मतलब की नहीं थी। पहली सिफारिश इन्होंने द्विस्तरीय मॉडल दे दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं था, और इनका ये द्विस्तरीय मॉडल माना भी नहीं गया। इन्होंने दलगत चुनाव प्रणाली की भी बात करी, यानी कि कुछ दल होने चाहिए, कुछ चुनाव चिन्ह होने चाहिए, ये भी इनकी बात नहीं मानी गई। और मुख्य दोष क्या था, ग्राम सभा के महत्व को, मुख्य दोष था ग्राम सभा के महत्व को अनदेखा कर दिया। इन्होंने क्या किया, ग्राम सभा के महत्व को अनदेखा कर दिया। ये आपसे प्रश्न बन सकता है, ग्राम सभा के महत्व को अनदेखा किस समिति के द्वारा किया गया, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। नीचे आपको 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दे देंगे, अगर आपको चारों के चारों यही समितियां जो अपन पढ़ रहे हैं ये दे दिया तो डायरेक्ट आपको अशोक मेहता ही लगा देना है, और अगर सिर्फ अशोक मेहता देके और 3 समितियां दे दी तो आप जाहिर सी बात है अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायतों के महत्व को क्या किया, अनदेखा कर दिया। अब आए जीवीके राव समिति पर। 1977 में जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार आई, 1980 तक रही। फिर इसके बाद वो सरकार भी गिरी तो इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई 1984 में। फिर राजीव गांधी जी आए। राजीव गांधी जी का हमेशा से एक सपना था, जैसे गांधी जी का जो सपना था वही राजीव गांधी जी का सपना था, वो चाहते थे कि गांवों का विकास किया जाए। उसके लिए फिर उन्होंने एक और समिति गठित की गई, योजना आयोग ने वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए जीवीके राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। योजना आयोग ने वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए क्या किया, एक जीवीके राव समिति के अध्यक्षता में जीवीके राव समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य ग्राम विकास के प्रबंधन और पंचायत की भूमिका और शहरी व्यवस्था के साथ पंचायती राज के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना था। वही जो बड़ी बड़ी बातें सबने करी वही इनने करी। ठीक है, एक सेकेंड वेट, ये क्या हो गया, तब तक रिवाइज कर लेते हैं एक बार और कि जो अभी हमने पढ़ा बलवंत राय मेहता समिति आई। बलवंत राय मेहता समिति के अलावा देखिए अशोक मेहता समिति आई, अशोक मेहता समिति के बाद फिर जीवीके राव समिति आई, है ना। ये आ गए अपन वापस, हो जाती हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बोर्ड ही चला गया। एक मिनट वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक मिनट। वेट लीजिए, हम आ गए वापस अपने पीडीएफ पर। जीवीके राव समिति की बात चल रही थी यहां पर, उनकी सिफारिशों पे हमें आना था। सिफारिशें जिला स्तर पर, एक सेकेंड, जिला स्तर पर उप समिति होना चाहिए। जिला स्तर पर कैसी समिति होना चाहिए, उप समिति होना चाहिए। जिला परिषद को मजबूत किया जाना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी तथा महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व, ये बात जरूर इन्होंने बोला था, एससी एसटी ओबीसी तथा महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए। स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित अंतराल पर कराए जाने चाहिए। ये बातें इनकी कहीं ना कहीं मानी भी गई थी। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, भले ही लक्ष्मीमल सिंघवी जी आए थे और उन्होंने बोला था संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और बात भी उन्हीं की मानी गई, लेकिन संवैधानिक दर्जा देने की जो बात है सबसे पहले शब्द बोला ये किन्होंने बोला, ये अशोक मेहता ने बोला। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति में जो सबसे बड़ी कमी थी, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये नहीं बोला कि पंचायती राज को बाध्यकारी किया जाना चाहिए, स्थानीय स्वशासन को बाध्यकारी किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी कमी इनकी यही थी। ठीक है, फिर आई LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिन्होंने सबसे बड़ी बात बोली संवैधानिक दर्जा देने की, और इसके अलावा उनकी सभी जितनी सिफारिशें थी ज्यादा से ज्यादा मानी गई। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति राजीव गांधी सरकार द्वारा जून 1986 में LN सिंघवी समिति का गठन किया गया। यह
किसके द्वारा? राजीव गांधी सरकार द्वारा जून 1986 में एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया और इनकी मुख्य सिफारिशें, सबसे पहली ही सिफारिश संवैधानिक दर्जा देने वाली थी। ठीक है। फिर दूसरी, पंचायतों के चुनाव नियमित आधार और बिना विलंब के करवाने चाहिए। होता था 5 वर्ष हो गए चुनाव नहीं हो रहे, 5 वर्ष के पहले चुनाव करा दिए, ऐसी सारी चीजें उस समय चल रही थी, मनमाना काम चल रहा था, क्योंकि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, बाध्यकारी नहीं थी, इस पर कोई ज्यादा नियम कानून भी नहीं बना सकता था अपना। तो इसीलिए बाध्यकारी करने के बाद उन्होंने एक और सिफारिश दी, पंचायतों के चुनाव नियमित एवं बिना विलंब के करवाने चाहिए। पंचायती राज की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए प्रत्येक राज्य में पंचायती राज न्यायिक अधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। सबसे अच्छी यही बात बोली थी। और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। और इसके अलावा जो राज्य वित्त आयोग की बात है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ये लिखा जरूर नहीं है, लेकिन लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने ही यही बात बोली थी। लक्ष्मीमल सिंह जी ने क्या बोली थी? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। फिर इनकी मुख्य बिंदु, इसी समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु 64वां तथा नगर पालिकाओं के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 लोकसभा में पेश किया गया। मैंने क्या बोला? 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक, 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, ना कि मैंने ये बोला कि पास हो गया। पास कौन सा हुआ था? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और आज जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इस जैसे ही ये पंचायती राज के 4 लेक्चर्स आपके खत्म होंगे, शायद 90 से 100 MCQ जो पंचायती राज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको मैं लेकर आऊंगा। और रक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जितनी भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें आ रही हैं वो आप सॉल्व करते जाइए। साथ में एक और दिक्कत आती है सभी के साथ कि हमें टारगेट दे दीजिए। टारगेट में हमें नहीं पता ना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। हम आपको स्ट्रांग सब्जेक्ट के लिए कम टाइम दे दें और वीक के लिए स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा टाइम दे दें और वीक के लिए कम टाइम दे दें, तो वो भी तो गलत होगा ना। तो इसलिए आपको पता है आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में कवर करना है। आप टारगेट खुद का सेट कीजिए, किसी के टारगेट को आप फॉलो ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद।